बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा थर्ड चैप्टर जिसका की नाम है मुद्रा और बैंकिंग, जिसके लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी। हमने बात की थी कि किस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन किया जाता है, किस प्रकार से व्यावसायिक बैंक जो उनके पास जो जमाएं आती हैं उससे ऋण देके वो क्या करते हैं, साख सृजन करते हैं, और इसका एक पूरा चिट्ठा भी हमने तैयार किया था। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंकिंग व्यवस्था द्वारा जो साख सृजन किया जाता है उस पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है। क्या होता है कि देश में जो मुद्रा की पूर्ति होती है वो व्यावसायिक बैंक के द्वारा की जाती है। व्यावसायिक बैंक के पास क्या होते हैं, खुद के पास जमाएं होती हैं, लोगों के पास करेंसी होती है, तो यही मुद्रा की पूर्ति होती है। अब केंद्रीय बैंक क्या करता है, मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक चूंकि बैंकों का बैंक होता है, जो सारे व्यावसायिक बैंक हैं वो केंद्रीय बैंक के अंडर में ही आते हैं। तो इस प्रकार से केंद्रीय बैंक सभी व्यावसायिक बैंकों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिससे कि वो देश में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित कर सके। इसके लिए जो केंद्रीय बैंक है उसके पास कुछ उपकरण होते हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, जिसकी वजह से वो मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित कर पाता है। तो साख सृजन, यदि व्यावसायिक बैंक को जो भी जमाएं प्राप्त हो रही हैं तो वो सारी जमाओं को क्या कर देंगे, ऋण के रूप में दे देंगे, क्योंकि इससे तो उनको लाभ ही प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा करने से उन्हें कौन रोक सकता है, केंद्रीय बैंक रोक सकता है। और वो क्यों रोकेगा, क्योंकि वो देश में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो साख सृजन की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं और मुद्रा गुणक अर्थात मुद्रा किस प्रकार से साख सृजन के द्वारा बढ़ती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं साख सृजन की सीमाओं से। बच्चों, जो केंद्रीय बैंक है उसका मुख्य कार्य ही होता है कि देश में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करना, और वो ये करता है मौद्रिक नीति के माध्यम से। केंद्रीय बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। यदि देश में मुद्रास्फीति की स्थिति होती है और मुद्रा का मूल्य घट रहा होता है तो केंद्रीय बैंक के ऊपर ये दायित्व सौंपा गया है कि वो मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करे, और इसके लिए वो कुछ उपकरण कार्य लेता है। जो पहला जो उपकरण होता है जो कि साख सृजन की प्रमुख सीमा है वो होता है नकद रिजर्व अनुपात। नकद रिजर्व अनुपात, कैश रिजर्व रेशो। ये क्या होता है कि जो व्यावसायिक बैंक हैं उनके पास जो भी जमाएं आती हैं वो चाहे तो सारी जमाओं को क्या कर देंगे, ऋण के रूप में दे देंगे। ऐसे में क्या होगा, देश में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। लेकिन इसके लिए कंट्रोलिंग पावर केंद्रीय बैंक के पास है। केंद्रीय बैंक नकद रिजर्व अनुपात अर्थात जो व्यावसायिक बैंक होते हैं उनको अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास जमा कराना होता है, और ये जो निश्चित प्रतिशत होता है वो होता है नकद रिजर्व अनुपात, जो कि कौन निर्धारित करता है, केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है। केंद्रीय बैंक के द्वारा जब ये निर्धारित कर दिया जाता है तो व्यावसायिक बैंक के लिए ये बाध्यता होती है कि उनको ये नकद रिजर्व अनुपात केंद्रीय बैंक के पास जमा कराना होगा, और जो बाकी जो उनके पास होता है उसी को वो ऋण के रूप में दे सकते हैं। तो साख सृजन की एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा है जिसकी वजह से साख सृजन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि बैंक द्वारा साख सृजन की सीमा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जमाओं के एक निश्चित प्रतिशत को तय कर देता है जो कि प्रत्येक बैंक को रखना अनिवार्य होता है। रिजर्व बैंक के द्वारा एक निश्चित प्रतिशत भाग क्या कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, जिसे नकद रिजर्व अनुपात कहते हैं, और प्रत्येक बैंक को उसे अपने पास रिजर्व रूप में रखना आवश्यक होता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि कोई बैंक अत्यधिक ऋण नहीं दे सके। ये ऋणों को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, अत्यधिक जो साख सृजन होता है उसकी सीमा के लिए ये किया जाता है। यह एक वैधानिक अनिवार्यता है और बैंकों पर बाध्य है। ये एक वैधानिक रूप से अनिवार्यता है और सभी बैंकों को इसका मानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो नकद रिजर्व अनुपात है वो यदि केंद्रीय बैंक ने जो निर्धारित कर दिया तो सभी व्यापारी बैंकों को इसको मानना बाध्य हो जाता है। इसे हम कहते हैं आवश्यक कोष अनुपात अथवा नकद कोष अनुपात कहा जाता है। आवश्यक कोष अनुपात भी कहते हैं इसे, नकद कोष अनुपात भी कहते हैं, और इसे बोलते हैं CRR अर्थात कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो, नकद कोषानुपात, जो कि केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसके माध्यम से केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय जो भी व्यावसायिक बैंक हैं उन पर साख सृजन की सीमाएं लागू करता है। ठीक है, इसके माध्यम से व्यावसायिक बैंक साख सृजन कर पाते हैं।
इसके बाद है नकद कोष अनुपात की परिभाषा। जैसे हमने बताया, जमा राशि का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को आरक्षित नकद रूप में रखना चाहिए, वो कहलाता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। CRR के अतिरिक्त बैंकों को अल्पकाल में कुछ कोष तरल रूप में रखना अनिवार्य होता है। इसे हम कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात अर्थात SLR। जैसे CRR होता है जिसमें कैश रिजर्व रेशो होता है, बैंकों को एक निश्चित प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास जमा कराना होता है, उसी प्रकार से SLR होता है जिसमें बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत भाग प्रतिभूतियों तरलता के रूप में अपने पास रखना होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं SLR। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है बच्चों, तो इसके हिसाब से भी जो केंद्रीय बैंक है वो SLR को भी निर्धारित करता है और साख सृजन को सीमित कर सकता है, और SLR को भी मानना सभी व्यावसायिक बैंकों के लिए एक बाध्यता होती है। ठीक है, नकद कोष की तरह की यह वैधानिक अनिवार्यता बैंकों की साख निर्माण की सीमा को निर्धारित करती है। जो नकद कोष अनुपात है, जो वैधानिक तरलता अनुपात है, ये जो दो सीमाएं हैं, इसकी वजह से जो व्यावसायिक बैंक है वो साख सृजन को सीमित कर पाते हैं। तो ये जो दो सीमाएं हैं, इसके अलावा भी साख सृजन के सीमित उपकरण आते हैं जो कि मौद्रिक नीति के उपकरण हैं केंद्रीय बैंक के, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आ रहे बच्चों समझ में? यहाँ पर दे रखी है आगे मुद्रा गुणक की प्रक्रिया। जैसा कि हमने जब वीडियो स्टार्ट किया था तब हमने बात की थी कि हम मुद्रा गुणक के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से व्यावसायिक बैंक के पास जो जमाएं आती हैं वो उस जमा से मुद्रा का सृजन करता चला जाता है और अधिक मुद्रा बनाता जाता है। तो वो कैसे करता है वो यहाँ पर एक सारणी की सहायता से समझाया जाएगा। मुद्रा गुणक जिसे हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर अर्थात मुद्रा गुणक क्या होता है? बच्चों, जो व्यावसायिक बैंक हैं उनके पास यदि एक जमाकर्ता अपनी जमा कराता है राशि, तो व्यावसायिक बैंक क्या करता है, जैसे कि हमने अभी नकद कोष अनुपात पढ़ लिया, हमने SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो पढ़ लिया, तो उसके हिसाब से जो कि केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है, व्यावसायिक बैंक अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास रख लेता है और जो बाकी बचता है उसको वो क्या कर सकता है, उधार दे सकता है, ऋण दे सकता है। जैसे कि हमने मान लिया कि अर्थव्यवस्था में जो नकद कोषानुपात है वो डिसाइड हो गया 20%। ठीक है, तो यदि जमाकर्ता 100 रुपये कहाँ जमा कराता है, व्यावसायिक बैंक में जमा कराता है, तो इसके हिसाब से 100 का 20% अर्थात 20 रुपये जो व्यावसायिक बैंक है वो अपने पास रख लेंगे। अब वो कितने राशि उधार दे सकते हैं? 20 रुपये उन्होंने अपने पास रख लिए, जो 80 रुपये है उसको वो उधार दे सकते हैं। तो वो 80 रुपये क्या करते हैं उधार, ऐसे नहीं कि कोई आया मांगने के लिए और उसको ऋण के रूप में 80 रुपये दे दिए, ऐसे नहीं। जो भी ऋण लिया जाता है तो वो ऋणी का एक खाता कहाँ खोल दिया जाता है, बैंक में खोल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो वो खाता खोला जाता है और उस खाते में जो रकम है वो जमा कर दी जाती है, तो वो जमा की हुई रकम भी क्या होती है, बैंक की जमा बन जाती है। तो इस प्रकार से जो ऋण हैं वो ही क्या करते हैं, जमा उत्पन्न करते हैं, और जो जमा है उन्हीं से क्या होते हैं, ऋण उत्पन्न होते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? तो जो जमा हुई राशि है उसमें से क्या होता है, कुछ प्रतिशत भाग रख के शेष को ऋण दे दिया जाता है, और उसी ऋण से क्या होती है, वापस जमा हो जाती है। फिर उसका एक निश्चित प्रतिशत भाग रखकर और फिर ऋण दे दिया जाता है, और फिर उससे क्या होती है, वही जमा हो जाती है। आ रहा है समझ में? यहाँ पर ये मेथड समझाया गया है, हम अच्छे से देखेंगे इसको कि हम राउंड्स देखते हैं कि फर्स्ट राउंड में क्या होता है। माना कि 100 रुपये किसी व्यक्ति ने बैंक में जमा कराए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर मान रखा है कि 20% क्या है, नकद रिजर्व अनुपात। तो नकद रिजर्व अनुपात के हिसाब से 20 रुपये बैंक अपने पास रख लेता है, रख लिया। अब 20 के बाद उसके पास शेष कितनी राशि बचती है, 80। उस 80 को वो क्या कर देता है, ऋण के रूप में दूसरे व्यक्ति को दे देता है, और 80 रुपये वो ऋण के रूप में कैसे देता है, उसी का अकाउंट बैंक में खोल के और उसी में जमा कर देता है 80 रुपये। तो इस तरीके से उसने 80 रुपये अपने बैंक में जमा कर लिए। तो 100 रुपये पहले जमा हुए थे, अब 80 रुपये और जमा हो गए, तो बैंक की जमा कितनी हुई, 180। आ रहा है बच्चों समझ में? अब 80 रुपये में से बैंक फिर 20% अपने पास रख लेगा, अर्थात 20% 80 का 36 रुपये वो अपने पास रख लेगा। 36 रुपये अपने पास रखने के बाद वो जो 64 रुपये है उसको बैंक क्या कर देगा, उधार दे देगा, और फिर उस 64 रुपये को क्या करता है बैंक, वापस अपनी बैंक अकाउंट खोल के और उसको जमा कर लेता है दूसरे
जमा के रूप में हो जाता है। तो इस तरीके से 64 रुपये और जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, बैंक की जमा हो गई। तो इस तरीके से जो बैंक के जो ऋण होते हैं उन्हीं से जमा उत्पन्न होती चली जाती है, और जो जमा होते हैं उसी से बैंक ऋण उत्पन्न करता चला जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है, और तब तक चलती रहती है जब बैंक ये 100 रुपये जो बैंक के जमा हुए थे उससे बैंक की कुल जमा बढ़कर कितनी हो जाती है, 500 रुपये हो जाती है। और जो अनिवार्य कोष है, जो कि बैंक का शुरू में जो बैंक के पास जो जमा आई थी वही अनिवार्य कोष है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बैंक के पास कभी भी निकलवाने आ सकता है, तो वो बैंक को क्या होता है, अपने पास रखना होता है। तो 100 रुपये जो है वो बैंक ने अपने पास रख रखे हैं, अर्थात वो नकद रिजर्व अनुपात है। और जो बैंक ने जो ऋण दे दिया है 100 रुपये से ही 400 रुपये का वो ऋण दे देता है। तो इस प्रकार बैंक के पास जब 100 रुपये आते हैं और नकद रिजर्व अनुपात 20% है, तो बैंक 100 रुपये अपने पास रखता है और उस 100 रुपये से 400 रुपये के ऋण दे सकता है और कुल जमा अपनी 500 कर सकता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बैंक के पास जो जमा आती है, जो प्रारंभिक जमा है, उससे बैंक बहुत सारी जमा उत्पन्न कर सकता है। और ये जो सारी जमाएं जो आती हैं उसको हम कहते हैं व्युत्पन्न जमा, और उस प्रारंभिक जमा से बैंक बहुत सारे ऋण भी उपलब्ध करवा सकता है। अब बैंक कितनी जमा से कितने ऋण उपलब्ध करवा सकता है, जैसे कि हमने इस उदाहरण में देखा कि 100 रुपये से बैंक 400 रुपये के ऋण दे सकता है और 500 रुपये की कुल जमा उत्पन्न कर सकता है, और 100 रुपये उसके नकद रिजर्व अनुपात में रखना होता है। आ रहा है बच्चों समझ में? यदि हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर 20% की जगह नकद रिजर्व अनुपात कितना होता, 10%, तो बैंक कितने ऋण दे पाता और बैंक को कितना रिजर्व अनुपात पे रखना होता और बैंकों की कुल जमा कितनी होती। तो उसे हम ऐसे समझेंगे कि 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से यदि वो 10 रुपये अपने पास रखता, 10 रुपये अपने पास रखता 10%, तो वो 90 रुपये के क्या दे पाता, ऋण दे पाता। फिर वो 90 रुपये क्या करता, कुल जमा में आ जाते, अर्थात 100 और 90 190 रुपये उसकी कुल जमा हो जाती। फिर 90 रुपये में से 10% अर्थात 9 रुपये अपने पास रखता और बाकी 81 का क्या कर पाता, वो ऋण दे पाता। और फिर 81 में से वो क्या करता, यहाँ पर जमा हो जाती उसके, और फिर 81 में से 10% अर्थात 8.1 रुपये वो अपने पास रखता और शेष को वो ऋण दे पाता। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती जाती। तो इस प्रकार 100 से 1000 रुपये के क्या हो जाते, बैंकों की कुल जमा हो जाती। 100 रुपये बैंकों का नकद रिजर्व अनुपात हो जाता और 900 रुपये के बैंक ऋण दे पाता। अर्थात जब हमने नकद रिजर्व अनुपात क्या कर दिया, 20 से 10% कर दिया, अर्थात आधा कर दिया, तो हमने क्या देखा, बैंक की जमा है वो बढ़कर कितनी हो गई, 1000 हो गई। मतलब बैंक की कुल जमा बढ़कर दुगनी हो गई। नकद जो अनिवार्य कोष है वो तो 100 ही रहा, जबकि जो बैंक जो ऋण दे पाया वो कितने दे पाएगा, 900 दे पाएगा। तो हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला आगे देखेंगे, जो कि पहले एक बैंक का चिट्ठा बना लेते हैं। बैंक का चिट्ठा जो हमने अभी देखा है उसके हिसाब से कि जो आस्तियाँ हैं वो बैंक की कितनी है, 100 रुपये बैंक की क्या है, कोष है, अर्थात बैंक को 100 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो बैंक की प्रॉपर्टी कितनी हो गई, 100 रुपये। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो आस्तियाँ हैं उसमें क्या आते हैं, कोष और ऋण। ठीक है, तो बैंक ने जो कोष हैं वो कितने हैं, 100 रुपये, अर्थात बैंक के पास जो जमा है वो कोष हो गए। और बैंक ने कितने रुपए के ऋण दिए, 400 रुपये के बैंक ने ऋण दिए। तो 400 रुपये के बैंक ने ऋण दिए हैं, तो इस प्रकार से 100 और 400 कितना, 500 रुपये की बैंक की क्या हो गई, आस्तियाँ हो गई, असेट्स हो गई। ठीक है, अब बैंक की लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, अर्थात जो बैंक है उसकी देनदारियाँ कितनी हैं। तो जो जमाएं हैं वो ही बैंक की क्या है, देनदारियाँ। तो बैंक ने जमा कितना किया है, 100 रुपये पहले किया था, और फिर उसी ऋण को जो दिया था वो भी क्या किया था, बैंक ने जमा किया था। तो इस प्रकार से 100 + 400 कितनी हो गई, 500 उसकी देनदारियाँ हो गई। तो हमने यहाँ देखा कि आस्तियाँ और जो देनदारियां हैं वो दोनों कितनी हो गई, 500 अर्थात नेटवर्थ कितना हो गया, 0। हमने पढ़ा था ना नेटवर्थ क्या होता है, आस्तियों में से हम देनदारियों को माइनस करते हैं तो नेटवर्थ आता है। या आस्तियां और देनदारियां दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए नेटवर्थ क्या आएगा, 0 आएगा। आ रहा है बच्चों समझ में? इस तरीके से हम करते हैं। अब व्यावसायिक बैंक है वो अपनी जमाओं का 20% ही कोषों में रखना होता है, इसलिए रुपए 100 का 500 का 20%, 100 रुपये 500 की जमाओं का पोषण कर सकता है। हमने जो उदाहरण में देखा था उसमें यही पढ़ा था कि बैंक है वो 100 रुपये का 20%, मतलब उसे 20% अपने पास रखना होता है। तो वहाँ पर उसने कितना, 500 रुपये का क्या किया, वित्त पोषण किया, 500 रुपये की कुल जमाएं की, तो उसका 20% अर्थात 100 रुपये उसको अपने पास रखने होते हैं नकद रिजर्व अनुपात में। हम ये कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में हमारा बैंक है वो 400 रुपये का ऋण दे सकता है। 100 रुपये जमाओं से बैंक 400 रुपये का ऋण दे सकता है। ठीक है,
400 रुपये का ऋण दे दिया, 100 रुपये उसके बाद नकद रिजर्व अनुपात में हो गए, तो इस प्रकार से उसकी कुल जमा कितनी हो गई, 500 रुपये। अब M1 जैसा कि हमने पहले वाली वीडियोस में पढ़ा था कि करेंसी और जमाओं को बताता है, तो यहाँ करेंसी कुछ नहीं है, 0 है, और कुल जमाएं कितनी हो गई हैं, 500 हो गई है। तो इस प्रकार से M1 कितनी हो गई है, 500। M1 जो हमारी मुद्रा की पूर्ति का पहला माप है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो M1 है जिसमें करेंसी और जमाएँ आती हैं, तो 0 और 500 कितना हो गया, 500 M1 का माप हो गया। इस प्रकार मुद्रा पूर्ति रुपए 500 रुपये से कितनी, 100 रुपये से कितनी हो जाती है, 500 रुपये हो जाती है। मुद्रा की पूर्ति 100 रुपये से 500 रुपये की हो जाती है। आ रहा है बच्चों समझ में? इस तरीके से आपने जो एग्जाम्पल पढ़ा था, अभी जो सारणी पढ़ी थी, उसमें अच्छे से समझाया गया है कि किस प्रकार से बैंक नकद रिजर्व अनुपात के हिसाब से अपने पास कुछ राशि रखकर शेष को ऋण दे सकता है और 100 रुपये से 500 रुपये का सृजन कर सकता है। अब कितने रुपए से वो कितने रुपए का निर्माण कर सकता है, कितनी कुल जमाएं कर सकता है, उसका एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है मुद्रा गुणक, जिसका कि हमने पहले चर्चा की थी कि मुद्रा गुणक अर्थात कितने गुणा साख सृजन होगा। ठीक है, वो हम यहाँ देखते हैं कि नकद कोषानुपात 20% होने पर बैंक रुपए 400 से अधिक ऋण नहीं दे सकता है, इसलिए कोष अनिवार्यता मुद्रा सृजन की सीमा के रूप में कार्य करती है। हमने जब वीडियो स्टार्ट किया था तभी हमने बात की थी कि बैंक है, केंद्रीय बैंक, जो नकद कोषानुपात की अनिवार्यता रखता है, इसीलिए जो साख सृजन की क्या होती है, सीमा। हमने यहाँ पढ़ा कि 20% अर्थात 20 रुपये बैंक को अपने पास रखने होते हैं और फिर शेष को वो क्या कर सकता है, उधार। यदि ये नकद कोषानुपात नहीं होता तो बैंक 100 के 100 रुपये क्या कर देता, उधार दे देता, और देश में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती, बढ़ जाती। इसीलिए नकद कोषानुपात निर्धारित किया जाता है ताकि मुद्रा की पूर्ति को क्या किया जा सके, नियंत्रित। अब यहाँ पर जो हमारा नकद कोषानुपात कितना था, पहले 20% की जैसे हमने चर्चा की, फिर हमने बात की थी कि 20 से जब 10% हो जाता है अर्थात आधा हो जाता है, तो हमारी कुल जमाएं 500 से 1000 हो जाती है, जो ऋण है वो 400 से 900 रुपए हो जाते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे नकद कोषानुपात कम कर दिया गया, मुद्रा की पूर्ति क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि लोगों ने, जो बैंक है, उन्होंने ज़्यादा ऋण दिए। अर्थात जो नकद कोषानुपात है वो ही निर्धारित करता है मुद्रा की पूर्ति को। नकद कोषानुपात कम होता है तो मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, अधिक हो पाती है। नकद कोषानुपात अधिक होता है तो मुद्रा की पूर्ति कम हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ जो मुद्रा गुणक है वो किस पर निर्भर करता है, नकद कोषानुपात पर। जैसा कि आपके यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है, मुद्रा गुणक किस पर निर्भर करता है, 1/, नकद कोष अनुपात, हम ये कह सकते हैं 1/CRR। ठीक है, अब हमने जो पहला एग्जाम्पल पढ़ा उसमें हमारा CRR कितना था, 20%। 20% था, अर्थात जब हम इसको करते हैं सॉल्व तो हमारा आ जाता है 5, अर्थात जो हमारे जमा है उसका 5 गुना क्या होगी, राशि बढ़ेगी। ठीक है, जो कुल जमा है वो 5 गुना बढ़ेगी। जैसे हमने 100 रुपये जमा किए थे तो 20% होने से हमारी जमा राशि कितनी हो गई, 100 का 5 गुना कितनी हो गई, 500 हो गई। आ रहा है बच्चों समझ में? और जब हमने इसे 10% की, हम इसको एक मान लेते हैं 10% की हमने, तो हमारी जो जमा राशि है वो कितनी बढ़ी, 10 गुना बढ़ गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम इसको बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारी कितनी बढ़ गई, 10 गुना बढ़ गई। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो नकद कोषानुपात है वो ही मुद्रा गुणक होता है, वही निर्धारित करता है मुद्रा गुणक को। यदि नकद कोषानुपात क्या है, अधिक है, 20% है, तो हमारी जो जमा राशि है उसके 5 गुना तक हम साख सृजन कर सकते हैं। कुल जमा कितनी हो गई इसकी, 5 गुना, 100 की 5 गुना 500 हो गई। और यदि नकद रिजर्व अनुपात क्या होता है, कम होता है, तो हम कितना कर सकते हैं, 10 गुना कर सकते हैं। अर्थात नकद रिजर्व अनुपात कम है तो हम मुद्रा गुणक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, इसीलिए कुल जमाएं भी अधिक हो जाएंगी। इसीलिए 100 का क्या हो जाएगा, 10 गुना कितनी हो जाएंगी, 1000 हो जाएंगी। यहाँ 100 का 5 गुना अर्थात कितनी हो जाएगी, 500 गुना हो जाएगी। तो नकद कोषानुपात ही क्या करता है, मुद्रा गुणक को डिसाइड करता है, और इसी से जो कुल जमाएं बढ़ती या फिर घटती हैं। आ गया। अब यदि हम इसे 25% मान लेते हैं कि ये 25% मतलब 20 से भी क्या होता है, अधिक हो जाता है, 25% होता है, तो क्या होगी, हमारी जो राशि है वो केवल 4 गुना बढ़ पाएगी। आ रहा है बच्चों? तो कितनी हो पाएगी, 400 रुपये ही ये हो पाएगी।
ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो मुद्रा गुणक है वो किस पर निर्भर करता है, नकद कोषानुपात पर निर्भर करता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर लिखा है मुद्रा गुणक, हमने जो हमारा फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया उसके हिसाब से 1/20%, 1/0.2 अर्थात कितना 5 गुना बढ़ेगी। 100 का 5 गुना अर्थात 500 रुपये हमारी कुल जमा हो जाएगी। इस प्रकार 100 रुपये का कोष 500 रुपये तक की जमाओं का सृजन कर सकता है। 5 गुना 100 आ रहा है बच्चों समझ में। तो जो नकद कोषानुपात है वही प्रमुख तथ्य है जो कि जमाओं को प्रभावित करता है। नकद कोषानुपात यदि अधिक होता है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि CRR यदि क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो मुद्रा का सृजन क्या होता है, मुद्रा का या साख का सृजन क्या होगा, कम हो पाएगा। ठीक है, और CRR यदि कम होता है तो साख का सृजन अधिक हो पाएगा। ये बात आपको याद रहेगी अच्छे से। तो यहाँ पर इस वीडियो का अंत होता है। तो बच्चों आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली है। आपको ये सारी चीज़ें और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो हमने अभी जो सारणी बनाई थी जिसमें राउंड्स देखे थे कि किस तरीके से हमारे देश में बैंकों में जमा प्राप्त होती है, उसका एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रख लिया जाता है और फिर उस बाकी को उधार दे दिया जाता है। ये साख सृजन की पूरी प्रक्रिया आपको अच्छे से याद रखनी है। सारणी भी इसकी आपको अच्छे से समझ लेनी है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यावसायिक बैंक किस प्रकार से साख सृजन करते हैं, समझाइए। आगे बच्चों समझ में, साथ में आपको मुद्रा गुणक है, इसकी जो प्रक्रिया है वो भी अच्छे से आनी चाहिए। साथ में इसका फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ लेना है। सारी चीज़ें अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कि मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं जिसकी वजह से केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित कर पाता है, जिसके बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।